हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। रात के 11 बज रहे हैं। सोशल साइंस का जो है वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे प्रश्नों का क्या हम बताएं। कमेंट बॉक्स में भरल है कि सर एसएसटी बताइए प्रश्न, एसएसटी हार्ड है, एसएसटी हई है, एसएसटी हऊ है। हमारा तो कुछ समझे में नहीं आता है कि एसएसटी है क्या। आज की इस वीडियो में आप लोग भी समझ जाएंगे कि एसएसटी कुछ हईले नहीं है। ये किताब जो मॉडल सेट आप देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया है मॉडल सेट, ये आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें कुछ नहीं है। जितना जो है आपके सब जो है दिमाग पे असर सिर्फ पड़ गया है कि ये जो है एसएसटी एक्चुअल में हार्ड है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जैसा जैसा हम जो हैं 15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें जो है एसएसटी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके दिमाग में फिट होने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार देखिए और बने रहिए, और आप लोगों की सहायता में ही जो है सनी सर हमेशा आपके साथ हैं। सबसे पहला प्रश्न, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वियना कांग्रेस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिस्ट्री का प्रश्न है, यानी कि सोशल साइंस में लगभग 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से 6 गो प्रश्न पूछा जाएगा और पॉलिटिकल साइंस से 4 गो प्रश्न पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स से 4 गो प्रश्न पूछे जाएंगे और जियोग्राफी से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से सिर्फ 10 प्रश्नों का जो है आप लोगों को उत्तर देना है, और वो भी आसान शब्दों में, अपनी शब्दों में देना है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इतना बड़का मॉडल सेट में आंसर लिखल है कि हमारा खुदे बाउंस कर गया है। तो वियना कांग्रेस का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह था कि नेपोलियन युद्ध जो हुआ था और अमेरिका में होने वाले उन सभी युद्धों को विराम करना यानी कि शांत करना ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं अमेरिका में, जितने भी जो नेपोलियन युद्ध कर रहा है, जो कमीशन लोग युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को जो है शांत करना ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। आंसर तो हो गया। अपनी भाषा में लिखेंगे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिका में हो रहे उन सभी युद्धों को शांत करना जो अमेरिका के खिलाफ में हो रहे हैं। हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी शीत युद्ध का जो है अपने शब्दों में छोटा सा शब्दों में जो है इसका वर्णन करना है। तो शीत युद्ध मतलब जानते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा होता है तो लाठी डंडा से या एकदम मारपीट से, तो वो मारपीट नहीं। शीत युद्ध कहने का मतलब कि सिर्फ बातचीत के द्वारा जो युद्ध किया जाता है उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस में बातचीत के सहारे युद्ध हुआ था। यानी कि बातचीत कहे के मतलब हमनी के भाषा में कहल जाए तो गांव देहात में गाली गलौज जो होता है ओकरे शीत युद्ध भी हम लोग कह सकते हैं। तो बातचीत के सहारे जो दो देशों के बीच युद्ध होता है उसी को शीत युद्ध हम लोग कहते हैं। कितना आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध हम लोग क्यों किए थे? साइमन कमीशन का विरोध हम लोग क्यों किए थे? सबसे आसान प्रश्न। साइमन कमीशन का विरोध हम लोग इसलिए किए थे क्योंकि वे हम लोगों पे शासन चलाना चाहते थे। कितना आसान है। साइमन कमीशन का हम लोगों ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वे लोग हम लोगों पे शासन चलाना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, वो अपना शासन चलाना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, यानी उपनिवेशवाद आप क्या समझते हैं उपनिवेशवाद से? तो सबसे आसान प्रश्न का आंसर भी जो है आसान ही होना चाहिए। उपनिवेशवाद से हम यह समझते हैं कि एक देश किसी दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस करता है, वहाँ पे अपना बिजनेस फैलाता है, वहाँ पे अपना अधिकार जताता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। कहे का मतलब हम बिहार में रह रहे हैं आ जाके कोनो अदर स्टेट में अपना बिजनेस करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे अपना जो है अधिकार जताने लगेंगे, तो वो जो है उपनिवेशवाद कहलाएगा। यानी कि एक देश किसी दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस पहले स्टार्ट करता है, फिर वहाँ पे जो है अपना अधिकार करने लगता है, वही उपनिवेशवाद कहलाता है। आसान प्रश्न है, आप लोग झूठो मूठो के भारी बना के रखे हैं। नेक्स्ट है कि न्यू डील क्या है?
न्यू डील एकदम जो है हीजे कर करके पढ़िए। न्यू न्यू मतलब नया, डील मतलब हमने के नहीं कहते हैं कि चलो एगो नया बिजनेस के लिए डील किया जाए, यानी समझौता किया जाए। तो न्यू डील क्या है? अमेरिका का जो है एक समय स्थिति जो है खराब चल रहा था। उस समय क्या था? तो समय था, डेट जो है आप लोगों को एक बार बता देते हैं, 1929 में जो है अमेरिका की स्थिति खराब चल रही थी। तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक निर्णय यानी कि नया डील बनाया, जिसके तहत अमेरिका में जो स्थिति खराब चल रहा था उसको सुधारने का प्रयास करना, यानी कि उद्योगों को बढ़ाना, वहाँ पे रेल का संचालन करना, वहाँ पे नया नया उद्योग लगाना, वहाँ पे गरीबी हटाओ योजना चलाना, लोगों को रोजगार देना, यही जो है न्यू डील था। यानी कि 1929-30 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक डील समझौता किया, उसी को न्यू डील के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार 1929-30 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक समझौता किया, जिसे हम लोग न्यू डील के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हिस्ट्री का, कि हुआ आंदोलन की विवेचना करें। नाम से आपको तनी हंसी आ रहा होगा, हुआ आंदोलन का है। तो हुआ आंदोलन जो है एक बौद्धिक आंदोलन है। बौद्धिक यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया, हुआ आंदोलन। और ये कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था, वियतनाम में। 1939 में वियतनाम में किया गया था, और यह जो है एक बौद्धिक आंदोलन था। इसके तहत जो है बौद्धों का यानी कि बौद्धों का प्रचार प्रसार करना था इस आंदोलन के तहत, और उपनिवेशवाद का विरोध करना था, यानी दूसरे देश के लोग जो हैं आके अपने देश पे अधिकार कर रहे थे, उनको भगाना था। ठीक है, और यही था हुआ आंदोलन। फिर से एक बार, हुआ आंदोलन जो है एक बौद्धिक आंदोलन है जो 1939 में वियतनाम में किया गया था। इस आंदोलन का यही उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद का विरोध करना का था। तो 1939 में बौद्धिक धर्म के लोगों द्वारा एक आंदोलन किया गया जो उपनिवेशवाद के खिलाफ था, उसी को हुआ आंदोलन कहा गया। अब एक बार जो है फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिका में हो रहे अमेरिका के खिलाफ युद्ध, जैसे कि नेपोलियन युद्ध, वैसे युद्धों को शांत करवाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो शीत युद्ध यानी कि वैसा युद्ध जो दो देशों के बीच में बातचीत के माध्यम से होता है, उसी युद्ध को शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो साइमन कमीशन का विरोध जो है इसलिए हुआ था क्योंकि वे हम लोगों के ऊपर अपना शासन चलाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद से हम यह समझते हैं कि कोई देश किसी दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है, वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करने लगता है, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब नेक्स्ट था कि न्यू डील क्या है। तो अमेरिका की स्थिति जो है 1929-30 में एक बार जो है गड़बड़ा गया था, यानी खराब हो गया था। तो उसी स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक समझौता किया, जिसे न्यू डील के नाम से जानते हैं हम लोग। और फिर हुआ आंदोलन की विवेचना करें तो हुआ आंदोलन जो है एक बौद्धिक आंदोलन है जो 1939 में वियतनाम में किया गया था, और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद का विरोध करना। कितना आसान था और कितना आप लोग इसको हार्ड बना के रखे थे, हमको तो समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान के। अगर हिस्ट्री के बाद कोनो आसान हमको लगता है तो राजनीतिक विज्ञान जो है आसान है, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं और बिहार में राजनीतिक एगो बच्चा भी जानता है कि राजनीतिक क्या होता है।
समझ गए। लालू यादव के तो चिंता ही होंगे, राजनीति ओकरा से बढ़िया कौन जानता है। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार का क्या भूमिका है? आरटीआई कभी करे हैं? आरटीआई का होता है तो लोकतंत्र में सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार सभी लोगों को है। तो लिखेंगे कैसे? तो लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का यह भूमिका है कि सूचना के अधिकार के माध्यम से हम लोग सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी सरकार क्या काम आगे करेगी, क्या करने वाली है, उसकी जो है हम लोग फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं सूचना के अधिकार के माध्यम से। आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो फिर से एक बार, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार का क्या भूमिका है? तो लोकतंत्र में सूचना के अधिकार का यह भूमिका है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम सरकार के सभी कार्यों का जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना आसान था प्रश्न। अब नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य बताइए। है यो प्रश्न अब बतावे वाला है, राजनीतिक दल के दो कार्य बताइए। तो अब लालू यादव के पार्टी के नाम क्या है? आरजेडी। तो आरजेडी के दो काम बताइए कि क्या है। पहला कि वो चुनाव में भाग लेगा और दूसरा कि वो जो है जनता को शिक्षित करने का काम करेगा, यानी राजनीति के बारे में वो बताने का काम करेंगे कि राजनीति क्या होती है, इसमें आप कैसे भाग ले सकते हैं। तो पहला का तो राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेती है और दूसरा लोगों को जो है राजनीति के बारे में शिक्षित करती है। अब ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि संघीय शासन की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। एहू कितना आसान प्रश्न है। शासन एगो होता है और एगो संघीय शासन होता है। संघीय शासन कहने का मतलब संघ मिलकर शासन करना, यानी कि वैसा देश जहाँ पे दोहरी सरकार पाई जाती है उसी को संघीय शासन कहते हैं। अब कहेंगे कि दोहरी सरकार क्या होती है सर जी? तो केंद्र में एगो सरकार होता है और एगो राज्य में, यानी कि जिस देश में राज्य के मालिक अलग होते हैं और देश के मालिक अलग होते हैं उसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में एगो पूरा भारत के एगो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और हर एक राज्य के अलग अलग एकैगो मुख्यमंत्री हैं। जैसे बिहार के नीतीश कुमार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, यूपी के आदित्यनाथ योगी। तो जहाँ पे केंद्र का मालिक अलग अलग, केंद्र का एक मालिक होता है और हर एक राज्यों का जो है अलग अलग मालिक होता है, उसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पे संघीय व्यवस्था नहीं पूछा है, पूछा है कि संघीय शासन की दो विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी संघीय शासन के दो विशेषता बताइए क्या होता है। तो संघीय शासन की पहली विशेषता कि संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। पहली विशेषता कि संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। दूसरी विशेषता कि संघीय शासन में सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सभी मुख्यमंत्रियों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तब ये भी बात जो है आप लोग समझ गए होंगे। ये आंसर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कॉपी पे जो है आंसर को जरूर लिखेंगे अपने शब्दों में। अपने शब्दों में लिखने के पश्चात क्या होता है कि हम लोगों को याद रहता है और ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, हम लोग भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, यानी नगर निगम जो है आखिर कमाता कहाँ से है। एगो 12th में क्वेश्चंस पूछ ले था, 12th के आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस में, यानी इंटर वाला जो अभी एग्जाम दिया है, कि बताइए कि नगर पंचायत के आय के स्रोत का है। तो ये बड़ी आसान प्रश्न था और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटर के एग्ज़ाम देकर आए हैं वे लोग इस प्रश्न को देखकर बहुत खुश हुए थे कि कहाँ से। तो जल पे कर लगता है, यानी कि जल पे टैक्स लगता है। जो मरे हुए मवेशी जो हैं बिकते हैं तो वहाँ से टैक्स लगता है। और जो क्या घर पे जो टैक्स लगता है उनके माध्यम से जो है उनका जो है नगर जो पंचायत होते हैं उनका खाना पीना चलता है। तो उसी प्रकार नगर निगम का इसमें पूछा है 10th वालों में। आई क्वेश्चन जो है हमें देखने से ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें भी वही है, जल टैक्स, यानी कि जल पे लगने वाले टैक्स के माध्यम से नगर निगम कमाते हैं। दूसरा
कि गृह टैक्स यानी कि घर पर भी जो है टैक्स, अब तो घरे घरे बारकोड लग गया है, आता है पैसा काटता है, यानी कि गृह टैक्स दूसरा, पहला जल टैक्स, दूसरा गृह टैक्स, और तीसरा हम क्या बताएंगे, तो जो कूड़ा करकट जो है बिकता है नगर निगम में, जितना है जितना कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वो बिकता है, उस सबसे भी जो है नगर निगम का जो है आय का स्रोत है। तो इतना आप लोग समझ गए, सब अपनी भाषा में है, और आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो पॉलिटिकल साइंस के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उन पे जो है आप बताएंगे कि उस पे वीडियोस बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। अगर हिस्ट्री और राजनीतिक विज्ञान के बाद कोनो आसान है तो वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा के बारे में आपको पढ़ना है, तो पैसा के बारे में कोनो के पढ़ने में मज़ा आता है। तो सबसे पहला समावेशी विकास किसे कहते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं, कितना आसान है लेकिन शब्द देखे में कितना भारी लग रहा है कि समावेशी मतलब होखल का। तो वैसा विकास जो समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए किया जाए उसी विकास को समावेशी विकास कहते हैं। वैसा विकास जो समाज के सभी वर्गों के लिए किया जाए यानी कि गरीब अमीर सभी के लिए विकास कार्य किया जाए उसी विकास को समावेशी विकास कहते हैं। यानी समावेशी विकास के अंतर्गत ना ही ज़्यादा अमीरों का विकास किया जाता है और ना ही ज़्यादा गरीबों को, सबको उतना ही विकास किया जाता है जितना एक अमीर और एक गरीब का किया जाता है। ठीक है, तो समावेशी विकास यानी कि वैसा विकास जिसके अंतर्गत सभी को समान रूप से विकास किया जाता है उसी को समावेशी विकास कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। कभी राशन ले गए होंगे तो राशनवा वाला के सबसे मेन बोर्ड पे लिखल रहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय मतलब क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हम यह समझते हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत समाज में रहने वाले गरीब यानी कि बीपीएल परिवारों को जो है खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हम लोग जानते हैं। समझ गए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हम यह समझते हैं जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले बीपीएल परिवारों को यानी गरीब परिवारों को खाद्य पदार्थ महीने में प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध किया जाता है, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। कितना आसान प्रश्न था। अब नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी व्यापार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है, यो देखना कितना आसान प्रश्न है। भारतीय पूंजी बाजार में, अब बताइए भारत के जो पूंजी वाला बाजार है ओकरा में केकरा शामिल करल जाएगा, कौन कौन संस्था। अब हमारे ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस चाहे सनी सर एगो चैनल है, वो जाके भारत के पूंजी बाजार में कहियो शामिल होगा, एकरा भी इतना पैसे नहीं है कि जाके कोई शामिल होगा। इसमें जो है भारतीय पूंजी बाजार में कौन शामिल होगा, तो बैंक शामिल होंगे, बैंक जैसे कि आरबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक होंगे, एसबीआई शामिल होंगे, ये सब शामिल होंगे। यानी कि पहला बैंक शामिल होंगे, दूसरा बीमा कंपनियां इसमें शामिल होगी, बीमा जैसे कि एलआईसी बीमा। तो कौन कौन शामिल होगा, तो 3 नंबर के है तो कम से कम 2 नंबर के है तो 3 को बताए पड़ेगा। तो पहला बताएंगे कि बैंक, दूसरा बताएंगे कि बीमा कंपनियां, और तीसरा बताएंगे कि भवन निर्माण संबंधित कंपनियां। भवन निर्माण संबंधी जितने भी कंपनियां हैं ये भी जो है भारतीय पूंजी बाजार में शामिल होती है। तो अब जो है इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न हो गए, तो लास्ट प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण को अगर हमनी के भाषा में पढ़ल जाए तो विश्वीकरण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो विश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो विश्वीकरण कहने का मतलब कि विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ना यानी कि एक समान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर से एक बार, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक समान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब कहिएगा कि तो बतवा किताबों वाला हो गया, समझ में आया नहीं, तो अपन भाषा में अब आते हैं। तो विश्व के मान के चलिए कि भारत में जो है टमाटर सबसे ज़्यादा हो रहा है,
भारत में सबसे ज़्यादा टमाटर हो रहा है और कोनो देश में जो है टमाटर हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से टमाटर जो है उस देश में भेजा जाएगा जहाँ पे नहीं हो रहा है, और भारत में मान के चलिए कि पेट्रोल कम हो रहा है, तो जहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा होगा वहाँ से पेट्रोल जो है भारत में आएगा। तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक समान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी जौन चीज़ यहाँ पे नहीं है वो चीज़ वहाँ से यहाँ लाया जाएगा, और जौन चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है और दूसरे देश में कमी है वहाँ पर ले जाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अब तो समझ गए होंगे कि विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को एक समान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। कितना आसान था। अब आते हैं ज्योग्राफी। अब कहिएगा कि ज्योग्राफी तो सर हार्ड है, काहे कि 12th का एग्ज़ाम जब दिया है सब, तो ज्योग्राफी में से तनी मनी क्वेश्चन सब आसान था, लेकिन तनी डीप से क्वेश्चन पूछ देले था, और डीप से क्वेश्चंस लोग पढ़ के नहीं गए थे। अब बात हम करते हैं क्वेश्चंस बैंक का, तो क्वेश्चंस बैंक से जो है 2009 से 9-6 ऐसे प्रश्न पूछ ले रहा है जिसे जो क्वेश्चनों बैंक में हईले नहीं है। अब बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछ देले था, तो ऑब्जेक्टिव वो लोग जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया है। जैसे कि 40 नंबर बना के आया था, 35 नंबर बना के आना था, तो ये सब 35 नहीं बनाया है, सब 25 को बनाया है। सब कह रहा है सब कि तनी मनी गड़बड़ा गया है। तो हमू कहें कि कोई बात नहीं, 500 में 450 तो हमनी के आ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो 450 तो आ ही जाएगा। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी भूगोल, भू मतलब जमीन और गोल मतलब गोल, यानी जमीन जो गोल है ओकरे भूगोल कहल गई है। अब भूगोल अब समझना कितना आसान है, तो यही बात समझिए। सबसे पहला पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? एगो पट्टिका कृषि होता है और एगो पट्टे कृषि होते हैं। पट्टी कृषि, तब पट्टी कृषि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है पट्टिका कृषि समझेंगे। पट्टी कृषि होता है जिसमें जो जमींदार लोग होते हैं अपना जमीन किसी दूसरे को देके और बटैया पे, देहाती भाषा में कह रहे हैं तो बटैया पे जो खेती होता है ओकरे पट्टी कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन पट्टिका कृषि का है उ तनी हम समझाते हैं। पट्टिका कृषि यानी कि वैसा कृषि जिसमें फसलों को पट्टा के रूप में लगाया जाता है। कहे का मतलब कि जैसे आलू बोआइल आप लोग देखे होंगे, तो आलू जब बोल जाता है तो एकदम लाइन से बोल जाता है, यानी लाइन से बो के बीच में जो है घास उस यानी तेलहन उलहन कुछ लगा देवल जाता है बीच में, और ऐसा लगाया जाता है जिससे पानी जो है उसके जड़ तक जाए। फिर से एक बार समझिएगा, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? पट्टिका कृषि यानी कि वैसा कृषि जिसमें पट्टे के रूप में फसलों को बांट कर कृषि किया जाता है। जैसे कि आप लोग ये उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में आप देखे होंगे तो एकदम लंबा एक के लाइन से जो है एकदम एक लाइन से जो है फसल लगावल गई है और बीच में गलियाली लेखा छोड़ल गई है, यानी गली लेखा छोड़ल गई है कि आदमी आज आ सके जा सके। तो उसी कृषि को पट्टिका कृषि कहते हैं। हम समझ रहे हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग जो है आलू के खेत को देखे होंगे तो आलू वाला आप समझ सकते हैं कि वैसा कृषि जो पट्टे के रूप में किया जाता है, यानी कि फसलों को जो है एक क्यारी बना के और लगा देवल जाता है, फिर एगो क्यारी बनावल जाता है, फिर लगावल जाता है। वैसे कृषि को जो है पट्टिका कृषि के नाम से जानते हैं। तब लिखेंगे कैसे, समझ तो गए। तो पट्टिका कृषि यानी कि वैसा कृषि जिसमें फसलों को पट्टी के तरह बांट कर और उसमें जनित्र क्या, पवन जनित्र यानी कि पवन ऊर्जा का उपयोग कर उसके बीच के बल को कमजोर किया जाता है, उसी को पट्टिका कृषि हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अब इहो सब पढ़ावे लगे हम तो हमार नमो तो हनी के यहाँ सवाल देगा सब कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। वैसा ऊर्जा स्रोत जो सीमित है, यानी कुछ दिन बाद जो है समाप्त हो जाएगा, उसी को पारंपरिक कहते हैं। पारंपरिक यानी जो परंपरा चलते आ रहा है वो कहियो न कहियो तो समाप्त होगा, है कि नहीं। तो जो वैसा ऊर्जा स्रोत जो सीमित है यानी कि समाप्त हो जाएगा, उसी को पारंपरिक बोलते हैं। और वैसा ऊर्जा
जो समाप्त नहीं होने वाला है उसी को गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। तो पारंपरिक के आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब कहियो न कहियो समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमनी के बुढ़ाइत 2050 तक जो है ये सब समाप्त होके वाला है, चाहे कोयला होके, चाहे पेट्रोल होके, चाहे डीजल होके, तब तो ये सब महंगा हो रहा है। तो पारंपरिक स्रोत कहे का मतलब कि उदाहरण देवेला था दू गो, तो कोयला पेट्रोल लिख दीजिएगा पारंपरिक स्रोत में, और गैर पारंपरिक स्रोत में आपसे पूछेगा तो आप भी लिख सकते हैं सौर ऊर्जा। सूरज कहियो खत्म होने वाला है नहीं, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत के पहला उदाहरण है। और दूसरा पवन ऊर्जा, यानी कि पवन, हवा अब कहियो बंद होने वाला है, बताइए। तो हवा यानी कि पारंपरिक में कोयला, पेट्रोल, डीजल हो गया, गैर पारंपरिक में जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है हो गए। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिस मॉडल पेपर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडल पेपर का ये हरित क्रांति। 1967-68 में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 1967-68 में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा से एक विशेष क्रांति का उद्घाटन किया गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य था कि गेहूं के फसलों को बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसमें गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना था और गेहूं के ऊपर ही किसानों को डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना था। और ये कब किया गया था? तो 1967-68 में। कितना आसान था प्रश्न, अब बेकार में भारी बनैले है सब। अब एगो और प्रश्न, सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? सार्वजनिक, सार्व यानी कि सभी जन का, और निजी उद्योग मतलब कि पर्सनल मेरा उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिस पे सभी का अधिकार हो, सरकार और नागरिक दोनों का अधिकार हो, उसी को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। अब पूछिएगा कि कौन सा उद्योग ऐसा है जेकरा पर सरकारों के अधिकार है, हमनियों के? तो कोयला उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, उस पे सरकार का भी उतना ही हक है जितना हम लोगों का हक है। समझ गए? जैसे कि मान के चलिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ आया सरकार जो है खोदे लगा, कहा कि पेट्रोल निकलेगा, तो खाली उस सरकारे के नहीं होगा, उस पे 50% हक जो है हम लोगों का भी होगा। समझ गए? तो वैसा उद्योग जिस पे सरकार और जनों का यानी कि लोगों का अधिकार होता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। यानी कि पेट्रोल आप लोग जान रहे हैं, कोयला उद्योग, ये जो है सार्वजनिक उद्योग हो गया। और निजी उद्योग पूछे तो वैसा उद्योग जो एक आदमी का हो, यानी कि मालिक उसका सिर्फ एक ही आदमी हो, उसे निजी उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जिसके मालिक सिर्फ एक ही व्यक्ति हो उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस के कौन है मालिक? तो रिलायंस के जो है अंबानी है। अब ओकरा सरकार जाके कहेगा कि सरकार कह सकता है कि हमने तोरा पर 50% हक है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। टाटा स्टील, टाटा कंपनी, ओकरा पे सरकार के हक है? नहीं हक है, निजी कंपनी है, निजी उद्योग है कि नहीं? तो उदाहरण जब भी अंतर लिखने के लिए कहा तो अंतर जो है हम लिखने का तरीका पहले ही बताए हैं। जैसे कि कहा कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर लिखें, तो लिखेंगे पहला कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। सार्वजनिक और निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे सार्वजनिक उद्योग और एक तरफ जो है क्या लिखेंगे? तो एक तरफ निजी उद्योग लिख देंगे यहाँ पे। और फर्स्ट नंबर में लिखेंगे पहले परिभाषा कि सार्वजनिक उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें सरकार और लोगों दोनों का हक होता है, और निजी उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसका मालिक एक होता है। और दूसरका में फिर लिख देंगे कि सार्वजनिक उद्योग जैसे कि कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, और निजी उद्योग यानी कि टाटा स्टील, रिलायंस, ये सब निजी उद्योग हो गया। अब बात करते हैं जैव विविधता की। जैव विविधता, इसमें जो है एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि मानव विविधता के बारे में सुने होंगे
यानी कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, जिसमें अनेक धर्म और जात के लोग जो हैं साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए तो भारत महान देश है। तो उसी प्रकार जो है एक जैव विविधता होता है। तो आखिर ये जैव विविधता क्या होता है? तो जैव विविधता कहने का मतलब कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों और उनके साथ बड़े बड़े जीवों को मिलाकर, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों और बड़े बड़े जीवों को एक साथ मिलाकर रखना ही जैव विविधता कहलाता है। यानी छोटे छोटे जीवों को और बड़े बड़े जीवों को पृथ्वी पे एक साथ रखना ही जैव विविधता कहलाता है। समझ गए? जैसे कि भारत विविधताओं का देश है कि नहीं? अब रेड डाटा बुक का है। रेड डाटा बुक के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। ये ऐसा बुक है जिसमें कि विलुप्त होने वाले जानवरों के बारे में लिखा जाता है। यानी कि रेड डाटा बुक लिखेंगे, डैश देंगे और लिखेंगे कि यह एक ऐसा बुक है जिसमें विलुप्त होने वाले जानवरों के बारे में इसमें लिखा जाता है। जैसे कि कौन सा विलुप्त हो रहा है जानवर? तो एशियाई हाथी विलुप्त हो गया हमनी के यहाँ से। और का तो चमगादड़ कह रहे हैं, चील जो है ये सब गायब हो गया। बहुत सारे ऐसे जो हैं पक्षी लोग जो गायब हो गए, तो उनका जो है इसमें जो है नोट कर दिया जाता है। जो गायब हो जाते हैं उनका जो है नोट कर दिया जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो रेड डाटा बुक को पढ़े और देखे कि हम लोगों के यहाँ क्या क्या पहले था। तो अब जो है हम आशा करते हैं कि सोशल साइंस के मॉडल सेट के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। और फिट हो गए होंगे तो एक बार जो है आप अपने कॉपी निकालेंगे और इस पे जो है राइट डाउन करेंगे, यानी कि लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम लोग किसी भी बात को समझकर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। और इस वीडियो को जो है आप देखे हैं, याद हुआ है, तो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जिन लोगों को इनकी सहायताएं हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपके सहयोग से कोई औरों जो है मैट्रिक पास हो जाए, तो ओकरा ला एकरा शेयर करे पड़ेगा, तबे तो वो सब मैट्रिक पास होगा। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान का जो है बढ़ोतरी होता है। जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाई कीजिए, हाउ कीजिए। आप सिर्फ इसको शेयर कीजिए जिनकी आवश्यकताएं हैं उन लोगों तक बस। और यहाँ तक देखें तो आपके भाई की तरफ से शुभ रात्रि, धन्यवाद।